दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और राजनीति विज्ञान की जो अपनी कक्षाएं चल रही थी उन कक्षाओं के अंदर आज अपनी 7वीं क्लास है और प्रस्तावना जो अपना टॉपिक चल रहा था उसकी आज दूसरी क्लास लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है वो वैसे तो प्रस्तावना के अंतर्गत है, परंतु प्रस्तावना के अंतर्गत क्या चल रहा है, प्रस्तावना के मुख्य शब्द या प्रस्तावना के शब्द जो है उससे संबंधित अपना टॉपिक है चल रहा है। तो उस टॉपिक के अंदर जो अपना फर्स्ट नंबर पे आता है, 1 नंबर लिखा है हम भारत के लोग। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग। कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर पहला ही शुरुआत में ही है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, भारत के लोग, हम भारत के लोग। हम भारत किया गया है यूएनओ के चार्टर से, यूएनओ के चार्टर से, यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, यूएनओ के चार्टर से, चार्टर से लिया गया है। अगर क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम भारत के लोग जो शब्द है वो किससे लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, तो अपना आंसर होगा यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएनओ के जो चार्टर है यूएनओ का उससे लिया गया है। यूएनओ का चार्टर, यूएनओ का चार्टर, वहां से इसको लिया गया है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अनुसार भारत के संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो भारत की जनता के अंदर निहित होगी। किसके अंदर निहित होगी, जनता के अंदर निहित होगी। जनता के अनुसार भारतीय संविधान की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। किसके अनुसार प्रयोग किया जाएगा, जनता के अनुसार भारतीय संविधान की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। जो जनता के लिए उचित होगी उसी हिसाब से शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी शक्तियों को इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाएगा कि उससे किसी भी व्यक्ति या किसी भी अपने देशवासी को उससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो इस प्रकार से शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। संपूर्ण भारत की संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है। हम भारत के लोग शब्द से यही तात्पर्य है। किस में निहित है, जनता में निहित है। तो इससे यह पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की अंतिम शक्ति किस में निहित है, तो ऑप्शन में देगा जनता में। तो अपना आंसर होगा वो होगा जनता में निहित है। किस में निहित है, जनता में निहित। प्रभुत्व संपन्न, 2 नंबर शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जगह मैं संप्रभु भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, संप्रभु, क्योंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इस शब्द को अगर एक शब्द में देखना चाहें तो इसका अर्थ संप्रभु ही निकलता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसको संप्रभु भी बोल सकते हैं। ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। ये इसी को शॉर्ट रूप में संप्रभु लिख सकते हैं। तो ये क्या है, संप्रभु। तो संप्रभु का अर्थ क्या होगा, तो संप्रभु का अर्थ होगा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो भारतीय संविधान का विकास टॉपिक अपने कर रहे थे संवैधानिक विकास के नाम से, उसके अंदर अपने संविधान की अंदर संप्रभु संविधान सभा समिति की 3री बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी 1938 के अंदर। उस समय संप्रभु का अर्थ देखा था आपने, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जिसपे किसी का कोई दबाव न हो, जो आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो, जो अपने फैसले खुद ले सके, उसे अपने संप्रभु बोलते हैं। उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। तो इसका अर्थ है संप्रभु। तो इसके अनुसार, किसके अनुसार, संप्रभु के अनुसार मान लो या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अनुसार होगा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। इसका अर्थ तो यह हो गया जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, परंतु भारत के संदर्भ में इसकी बात हो रही है। तो भारत, इसके अनुसार भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। भारत पूर्ण रूप से
स्वतंत्र होगा। संप्रभु जो संविधान की प्रस्तावना के अंदर संप्रभु शब्द है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो इसका अर्थ होगा भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और उस पर किसी बाह्य शक्ति का कोई दबाव नहीं होगा। तो बाह्य शक्ति का जब दबाव नहीं होगा तो वह अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा। तो वह अपने आंतरिक और बाह्य मामले, जैसे आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा, इसको यह भी बोल सकते हैं कि उसके आंतरिक व बाह्य मामलों में किसी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह बात तो देख ली कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, उसके आंतरिक व बाह्य मामलों में वह स्वतंत्र होगा, परंतु भारत है वो यूएनओ का सदस्य भी है और राष्ट्रमंडल का सदस्य भी है। किसका सदस्य है? यूएनओ का सदस्य भी है और राष्ट्रमंडल का सदस्य है। साथ में क्या है? राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो क्या इनकी सदस्यता भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करेगी? इस संप्रभु पे इसका असर पड़ेगा? तो ये देखें तो इन दोनों की जो सदस्यता है वो भारत के संप्रभुता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो आगे लिख सकते हैं यूएनओ व राष्ट्रमंडल की सदस्यता, यूएनओ व राष्ट्रमंडल की सदस्यता का संप्रभु पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। क्योंकि यूएनओ, भारत यूएनओ का सदस्य भी है, राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य भी है, परंतु उसकी संप्रभुता के ऊपर कोई सी भी प्रकार का यूएनओ व राष्ट्रमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़े। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रमंडल। सबसे पहले क्या देखते हैं? राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल क्या है? ब्रिटिश के अधीन रहे देशों का समूह है। ब्रिटेन के अधीन रहे देशों का समूह है। अधीन बोल सकते हैं या औपनिवेशिक, औपनिवेश रहे देशों का समूह है, देशों का समूह है। तो ब्रिटेन के अधीन या ब्रिटेन के जो अधीन देश थे उन देशों का समूह बोल दो या उपनिवेश बोल दो, दोनों का अर्थ एक ही है कि उसके अधीन रहे थे, उनका शासन रहा था उस देशों के ऊपर। अधीन का मतलब अधीन पर भी किसी का शासन होता है, और औपनिवेश अगर किसी का होता है तो चलती तो उसी की है। और इन देशों पे किसकी चलती थी? पहले ब्रिटेन की चलती थी। तो इस कारण से ब्रिटेन के अधीन रहे देशों का समूह बोल दो या ब्रिटेन के औपनिवेश रहे देशों का समूह है, उसे क्या कहते हैं? अपने राष्ट्रमंडल के नाम से। तो भारत 1949 के अंदर, भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? तो 1949 के अंदर है वो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। कब बना? 1949 के अंदर भारत है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है। किसका सदस्य बनता है? भारत है वो राष्ट्रमंडल देशों का जो समूह है या राष्ट्रमंडल है उसका सदस्य 1949 के अंदर बनता है भारत। कब बनता है? 1949 के अंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन ये इस प्रकार से पुटअप हो सकता है कि भारत राष्ट्रमंडल देशों
राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना 1949 के अंदर। राष्ट्रमंडल से क्या तात्पर्य है, यह भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसके अंदर ऑप्शन में देगा ब्रिटेन के अधीन रहे देश, तो या तो यह देगा, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार घुमा सकता है कि ब्रिटेन के अधीन रहे देशों का समूह है, पर क्वेश्चन मार्क दे देगा, उसके बाद दे देगा राष्ट्रमंडल यूएनओ, तो उनके अंदर क्या होगा, राष्ट्रमंडल होगा। और भारत कब बना था राष्ट्रमंडल का सदस्य? तो 1949 के अंदर बना था, 1949 के अंदर भारत है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है। और वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या है वो 53 है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या, राष्ट्रमंडल देशों की संख्या, देशों की संख्या बराबर 53। तो वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या है वो कितनी है? 53 है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या है वो कितनी है? वो 53 है। कितनी है? 53 है। कितनी है? 53 है। तो ये भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या है वो 53 है। कितनी है? 53 है। अब राष्ट्रमंडल देशों के समूह मध्य कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको राजदूत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजदूत। राष्ट्रमंडल देशों के मध्य, देशों के मध्य राजदूतों को, क्योंकि ये जो 53 देश है इनके सभी के राजदूत होते हैं। इनका राजदूत तो इस देश में होता है, उस देश का राजदूत तो इस देश में होता है, तो इसलिए राष्ट्रमंडल देशों के मध्य राजदूतों को उच्चायुक्त के नाम, उच्चायुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्चायुक्त कहा जाता है। उच्चायुक्त कहा जाता है। और ये राजदूत होते हैं, ये आईएफएस के अंतर्गत होते हैं। आईएफएस किसके अंतर्गत आते हैं? इंटरनेशनल फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस के अंतर्गत आते हैं। अपने भारत के जो राजदूत है वो इंडियन फॉरेन सर्विस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? इंडियन फॉरेन सर्विस के अंतर्गत आते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो 3 है। कितनी है? अखिल भारतीय सेवाएं 3 है। अखिल भारतीय सेवाएं, तो इन 3 सेवाओं में एक नंबर हो जाएगी आईएएस, दूसरी हो जाएगी आईपीएस और थर्ड हो जाएगी आईएफएस। ये जो 3 सेवाएं बताई है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, परंतु ये आईएफएस है ये इन राजदूतों वाली नहीं है। ये चीज ध्यान कर लेना। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो तो 3 है, अखिल भारतीय सेवाएं तो 3 है, परंतु आईएएस, आईपीएस और आईएफएस है। परंतु ये क्या है? तो ये वन विभाग वाली है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाली। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो भारतीय अखिल सेवाओं के अंदर सम्मिलित है, परंतु आईएफएस है ये इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। और ये आईएफएस अलग है और वो आईएफएस अलग है। वो भारतीय अखिल सेवाओं के अंतर्गत जो सम्मिलित है वो वन विभाग वाली है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, और ये राजदूतों वाली है। नाम दोनों का सेम है, परंतु ये इसके अंदर शामिल नहीं है। ये चीज ध्यान कर लेना, क्योंकि किसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल देशों के मध्य उच्चायुक्त को कहा जाता है, राजदूतों को कहा जाता है, तो उच्चायुक्त। समाजवाद, क्या? समाजवाद, समाजवाद।
फर्स्ट बात तो समाजवाद है वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। कौन से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसके अंतर्गत है समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। उस समय दो विश्व के अंदर दो शक्तियां थी। कितनी शक्तियां थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत विश्व के अंदर या वर्ल्ड के अंदर दो मुख्य शक्तियां उभर के आई थी। जो ज्यादा शक्तियां थी उन शक्तियों का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पतन हो गया था, तो दो ही शक्तियां बची। समाजवाद शब्द क्यों प्रयोग में लाया गया? तो इसके लिए अपने देखें तो एक तो आता है पूंजीवाद और एक आता है साम्यवाद। और यह साम्यवाद है, इसके जनक है वो कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है इसके जनक। कार्ल मार्क्स है वो साम्यवाद के जनक है। और पूंजीवाद है, इसका अर्थ है, ये पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद कहता है कि उत्पादन के जो साधन होंगे उन पर निजी स्वामित्व होगा, निजी लोगों का अधिकार होगा। पूंजीवाद क्या कहता है? उत्पादन के स्रोतों पर निजी स्वामित्व होगा। क्या होगा? निजी स्वामित्व होगा। साधारण शब्दों में देखना चाहें तो जो पूंजीवाद है वो पूंजीवाद कहता है कि उत्पादन के जितने भी स्रोत होंगे, जिस तरीके से उत्पादन किया जाएगा, जो भी उत्पादन के साधन होंगे उन साधनों पे निजी स्वामित्व होगा, मतलब निजी लोगों का अधिकार होगा। और साम्यवाद कहता है कि उत्पादन के साधन है वो सार्वजनिक होंगे। उत्पादन के स्रोतों पर सार्वजनिक अधिकार होगा, तो साम्यवाद तो कहता है कि उत्पादन के जो साधन होंगे तो है वो निजी होगा। तो इस समय पूंजीवाद का समर्थन कौन कर रहा था? विश्व के अंदर दो ही शक्तियां थी और दोनों शक्तियों में जो पूंजीवाद थी उसका तो समर्थन कर रहा था अमेरिका। कौन कर रहा था? अमेरिका। और इसका जो समर्थन या इसके आधार पे कौन था? रूस था। तो दो शक्तियां थी, दोनों शक्तियां अपने आप को अलग शक्ति के रूप में, एक शक्ति के रूप में स्थापित करने का काम कर रही थी। इन दोनों के मध्य युद्ध चल रहा था। तो उस युद्ध को क्या कहते हैं? तो उस युद्ध को अपने शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, शीत युद्ध। तो इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध चल रहा था? शीत युद्ध। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध। शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो शीत युद्ध साधारणतः शीत युद्ध से जो तात्पर्य होता है वो होता है जो हथियारों से न लड़के विचारधाराओं से लड़ा जाने वाला युद्ध है, वो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। विचारधारा से लड़ा जाने वाला युद्ध, विचारधाराओं का युद्ध। तो ये दोनों अपनी अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए थे। विचारधाराओं का युद्ध, विचारधाराओं का जो युद्ध होता है उस युद्ध को क्या कहते हैं? शीत युद्ध। किस नाम से जानते हैं? शीत युद्ध। कब हुआ शीत युद्ध? 1945 से लेके और 1990 तक चला। कब? शीत युद्ध है वो 1945 से लेके और 1990 तक चलता है। कब तक चलता है? 1945 से लेके 1990 तक है वो शीत युद्ध चलता है। और शीत युद्ध से क्या तात्पर्य होता है? तो शीत युद्ध से तात्पर्य होता है जो विचारों से लड़ा जाए,
जिसके अंदर हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाए, केवल विचारधाराओं से या विचारों से लड़ा जाने वाला युद्ध है, वो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शीत युद्ध के। और ये शीत युद्ध है किन देशों के मध्य लड़ा गया? तो अमेरिका व रूस के मध्य शीत युद्ध चला। और ये कौन सी दो विचारधाराओं के मध्य था? तो पूंजीवाद और साम्यवाद की विचारधारा के मध्य ये युद्ध था। किन के मध्य था? पूंजीवाद और साम्यवाद। तो भारत के अंदर यह समाजवाद का भारत ने समर्थन क्यों किया? क्योंकि अगर अमेरिका की तरफ भारत चला जाता तो रूस अलग रह जाता, रूस की तरफ भारत के जो संबंध थे वो खराब हो जाते, क्योंकि इनके साथ अच्छे संबंध नहीं रहते। और अगर रूस की तरफ भारत जो अपने विचार थे उनका समर्थन कर देता तो अमेरिका से अपने विचार सही नहीं रहते, अपने लगाव थे वो अमेरिका से सही नहीं रहते। तो भारत ने क्या किया? भारत ने एक समाजवाद के नाम से अलग से अपनी विचारधारा अपनाई। और समाजवाद के अंदर क्या होता है? तो समाजवाद के अंदर होता है कि आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं और योग्यता के अनुसार काम। क्या होता है समाजवाद से तात्पर्य? कि आवश्यकता के अनुसार तो वस्तुएं होगी और जो योग्यता होगी उनके अनुसार काम होगा। हम तो इसको मानते हैं। इस कारण से भारत ने इन दोनों का साथ नहीं दिया और इसके अलावा एक अपनी समाजवाद के अलग नाम से अलग विचारधारा का उदय हुआ और उस विचारधारा को अपने समाजवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो भारत ने समाजवाद का समर्थन तो कर दिया, एक नई विचारधारा का उदय कर दिया। क्या भारत सही में समाजवाद की तरफ था? नोट लगा के लिख लेना, नोट। भारत का झुकाव, भारत का झुकाव, भारत का झुकाव पूंजीवाद की तरफ था, पूंजीवाद की तरफ था, परंतु दिखावे में समाजवाद की तरफ था। भारत ने एक नई विचारधारा का तो उदय कर दिया समाजवाद का, परंतु भारत का जो झुकाव था वो पूंजीवाद की तरफ था। किसकी तरफ था? पूंजीवाद की तरफ था, क्योंकि भारत भी उत्पादन के स्रोतों पर निजी स्वामित्व होगा इस बात का समर्थन करता था, परंतु दिखावे के अंदर वो समाजवाद की तरफ था। किसकी बात? कौन से वाद की तरफ था? तो समाजवाद की तरफ था। तृतीय विश्व युद्ध 1935 के अंदर हुआ। उससे पहले जो विश्व था वो बहुध्रुवीय था और 1945 से लेके और 1990 तक जो विश्व के अंदर शक्तियां थी वो कितनी थी? दो थी। तो कितनी शक्तियां थी? अमेरिका और रूस दो शक्तियां थी। कितनी थी? अमेरिका और रूस दो शक्तियां थी। तो विश्व क्या था? द्विध्रुवीय था। उसके बाद जब 1990 के बाद अमेरिका एक ही शक्ति बच गई विश्व के अंदर, उसने तो क्या हो गया? विश्व एक ध्रुवीय विश्व हो गया। तो इन शब्दों का संबंध है इस प्रकार कि मार्क्सवाद या साम्यवाद कह सकते हैं। तो साम्यवाद से तात्पर्य है साम्यवाद या मार्क्सवाद। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद इसके जनक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसके जनक कौन? मार्क्सवादियों का क्या सिद्धांत था? क्रांति में विश्वास। क्रांति में विश्वास। और मार्क्सवाद के जनक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन थे? मार्क्सवाद के जनक है। कौन की बात करते हैं? मार्क्सवाद की कैपिटल, दास कैपिटल। और दूसरी पुस्तक कौन सी है? होली फैमिली। होली फैमिली, होली फैमिली। और एक पुस्तक हो रहा है, इनकी तीन पुस्तक है।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये जो कार्ल मार्क्स है इनकी पुस्तकें हैं। कार्ल मार्क्स की मुख्यतः 3 पुस्तकें थी, दास कैपिटल, होली फैमिली और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कौन सी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, इसको साम्यवादी घोषणा पत्र कहते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्क्सवाद है उसके जनक कौन है? तो इसके जनक तो हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या है? इसके जनक है। और कार्ल मार्क्स की मुख्यतः पुस्तकें कितनी है? तो मुख्यतः पुस्तकें 3, दास कैपिटल, होली फैमिली और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को? तो उसको साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। और जो मार्क्सवाद है वो किस में विश्वास करते थे? तो मार्क्सवादी है वो क्रांति में विश्वास करते हैं। किस में विश्वास करते हैं? क्रांति में विश्वास करते हैं। तो इनका कहना होता है कि जो क्रांति है वो ही विश्व के अंदर परिवर्तन ला सकती है। क्रांति है वो परिवर्तन की लहर लेके आ सकती है। ये कौन मानते थे? तो ये मानते थे कार्ल मार्क्स। और एक कार्ल मार्क्स का मुख्य कथन है, तो वो कथन क्या है? कार्ल मार्क्स का कथन वो देखें। कार्ल मार्क्स का कथन, कार्ल मार्क्स का कथन, मार्क्स का कथन। इनका कथन क्या है? दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, हो जाओ। तुम्हारे पास, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, नहीं है सिवाय जंजीरों के, सिवाय जंजीरों के, जंजीरों के। परंतु पाने के लिए पूरा जान पड़ा है, परंतु पाने के लिए पूरा जहान पड़ा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। किसका है? कार्ल मार्क्स का ये कथन है। किसका है? कार्ल मार्क्स का। जो कार्ल मार्क्स है ये कहते थे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के। जो बेड़ियां हैं वो बेड़ियों के अलावा आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु पाने के लिए पूरा जहान पड़ा है या पूरा संसार पड़ा है। तो ये कथन परम मित्र, मित्र। तो कार्ल मार्क्स के परम मित्र या प्रमुख मित्र का मृत्यु पर कहा गया था एंजल्स के द्वारा। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु पर कहा गया, आज दुनिया, आज दुनिया अपने समय के, अपने समय के, समय के महारत्न से, महारत्न से वंचित हो गई है, वंचित हो गई है। तो ये कथन किसने कहा? तो ये कथन तो था एंजल्स का। किसका था? एंजल्स का कथन था। और किसकी मृत्यु पर कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था कार्ल मार्क्स की मृत्यु पर कहा गया था। किसकी मृत्यु पर कहा गया था? कार्ल मार्क्स की मृत्यु पर कहा गया था
कि आज दुनिया है वो अपने समय के एक महारत्न से वंचित हो गई है। तो ये कथन किसने कहा? तो एंजल्स ने कहा। किसकी मृत्यु पे कहा? कार्ल मार्क्स की मृत्यु पे कहा। और कार्ल मार्क्स है वो किसका समर्थन करते थे? तो वो मार्क्सवाद का समर्थन करते थे। किसका समर्थन करते थे? मार्क्सवाद का समर्थन करते थे। और एंजल्स ने कहा था कि आज दुनिया अपने समय के महारत्न से वंचित हो गई है। क्या कार्ल मार्क्स की मृत्यु कहाँ हुई? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु है वो इंग्लैंड में हुई। कहाँ मृत्यु हुई इनकी? इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और इनकी मृत्यु पर इनके परम मित्र एंजल्स ने जो कथन कहा था वो यहाँ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स की पत्नी की, जेनेवाल क्रोस्ट। जेनेवाल क्रोस्ट कौन थी? तो कार्ल मार्क्स की पत्नी थी। कौन थी? कार्ल मार्क्स की जो पत्नी थी उसका नाम जेनेवाल क्रोस्ट। ये बात होगी साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। तो साम्यवाद के अंदर तो ये था जो अपने इसमें समझने का काम किया क्योंकि साम्यवाद के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। उनकी पत्नी का क्या नाम है? तो जेनेवाल क्रोस्ट है। उनके परम मित्र का नाम एंजल्स है। कार्ल मार्क्स का मुख्य कथन कौन सा है? तो कार्ल मार्क्स का मुख्य कथन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के, और पाने के लिए पूरा जहान पड़ा है। एंजल्स जो इनके परम मित्र थे उनका कथन क्या है? तो उनका कथन है आज दुनिया अपने समय के महारत्न से वंचित हो गई है। ये कथन किसका है? एंजल्स का है। और एंजल्स कार्ल मार्क्स के परम मित्र थे। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कहाँ हुई? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु है वो इंग्लैंड के अंदर हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड के अंदर कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई। और कार्ल मार्क्स की मुख्य पुस्तकें देखना चाहे तो दास कैपिटल, होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसको साम्यवादी घोषणा पत्र कहा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अपने जो प्रस्तावना के मुख्य शब्द से उनके अंदर आगे देखते हैं कौन कौन से शब्द और दिए गए हैं आगे, वो देखने का काम है करते हैं। तो आगे जो शब्द दिया गया है वो पंथ निरपेक्षता। क्या है? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आगे शब्द है मुख्य शब्दों में वो है पंथ निरपेक्षता। कर सकते हैं धर्म निरपेक्षता। तो यह पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, तो ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, नहीं होगा। यह बात कौन कहता है? तो ये पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द है, इसका अर्थ है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। तो सरकार का जब कोई धर्म नहीं होगा तो धर्म किसका होगा? तो धर्म है वो उसके अंदर रहने वाले प्रजा का होगा। किसका होगा? उसके अंदर रहने वाले लोगों का धर्म जरूर होगा, परंतु सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। सरकार है वो पंथ निरपेक्ष होगी या धर्म निरपेक्ष होगी। तो जब प्रजा का या जनता का धर्म होगा, जनता का धर्म होगा। सरकार का तो कोई धर्म नहीं होगा परंतु जनता का धर्म होगा। तो जनता का धर्म होगा तो जनता का धर्म कौन सा धर्म होगा? तो उसके अंदर दो बातें कही गई है कि एक तो 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम आयु, दो कंडीशन है। एक तो 18 वर्ष से कम आयु होगी तो धर्म का निर्धारण माता पिता करेंगे। अगर 18 वर्ष से कम आयु होगी तो धर्म का निर्धारण है वो माता पिता करेंगे। माता पिता
अगर किसी की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके धर्म का निर्धारण है वो उसके माता पिता करेंगे। माता पिता धर्म निर्धारित करेंगे, अगर किसी बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके धर्म का निर्धारण है वो कौन करेंगे? उसके माता पिता करेंगे। और अगर आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है, इसके बाद ये तो कम वाली बात होगी, अगर किसी की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके धर्म का निर्धारण उसके माता पिता करेंगे। ये बात पंथ निरपेक्षता के अनुसार जनता का धर्म होगा परंतु सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। तो जब जनता का धर्म होगा तो जनता के अंदर दो प्रकार के व्यक्ति होंगे। एक तो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से अबो होगी, अधिक होगी, तो उनका धर्म का निर्धारण कौन करेगा? तो जिन व्यक्तियों के आयु 18 वर्ष से अधिक होगी वो स्वयं अपने धर्म का निर्धारण करेंगे, वो स्वयं बताएंगे कि हम इस धर्म को मानते हैं। और अगर 18 वर्ष से कम आयु है किसी बच्चे की तो उसके धर्म का निर्धारण है उसके माता पिता करेंगे। तो इसके अंदर एक कंडीशन तो ये बनती है कि अगर आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके धर्म का निर्धारण उसके माता पिता करेंगे। और अगर आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है, 18 वर्ष से अधिक एक कंडीशन ये बनती है, अगर आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है तो धर्म निर्धारण स्वयं करेगा, स्वयं धर्म निर्धारण करेगा, धर्म निर्धारित करेगा, स्वयं जो धर्म निर्धारण करेगा। तो इसके अंदर दो ही कंडीशन बनती है, जनता का धर्म होगा। जब जनता का धर्म होगा तो दो कंडीशनें होगी, या तो आयु 18 वर्ष से अधिक होगी या कम होगी। अगर कम होगी तो आयु जो धर्म का निर्धारण है वो माता पिता करेंगे। अगर 18 वर्ष से अधिक होगी तो स्वयं व्यक्ति है वो बताएगा कि मैं किस धर्म को मानता हूँ। अगर आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके माता पिता बताएंगे कि ये बच्चा है ये किस धर्म को मानता है। ये दो कंडीशनें होंगी। इसके बाद देखना चाहिए आगे तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, हम भारत के लोग, संप्रभुता, ये इतने शब्दों पे अपने चर्चा कर लिया। अगला शब्द आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या शब्द आता है? लोकतांत्रिक गणराज्य। तांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसका संबंध किससे है? तो इसका है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। इसका संबंध है वो राष्ट्रपति से है। ये वो वंशानुक्रम न होके उसका चुनाव होगा, राष्ट्रपति वंशानुक्रम नहीं होगा। अनुक्रम वह मनोनीत नहीं होगा, मनोनीत नहीं होगा। लोकतांत्रिक गणराज्य से मतलब है कि राष्ट्रपति, लोकतांत्रिक गणराज्य का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति से है। और राष्ट्रपति का संबंध है तो राष्ट्रपति से के संबंध में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति है वो, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, न कि ना तो वंशानुक्रम होगा और न ही मनोनीत होगा। लिखी गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, चुनाव होगा। जो चुनाव के अंदर जिसको ज़्यादा भागीदारी मिलेगी वो राष्ट्रपति होगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही राष्ट्रपति होगा। न तो वंशानुक्रम होगा और न मनोनीत होगा। से संबंधित है, किससे? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन। लोकतांत्रिक जा रहे हैं तो आगे का शब्द अपना आता है न्याय। न्याय, तो न्याय है वो 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? न्याय 3। न्याय, और न्याय है ये 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। और वो 3 प्रकार कौन से होंगे? एक तो सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक।
और उसके बाद दूसरा आएगा आर्थिक न्याय, और तीसरा आएगा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। तो न्याय से तात्पर्य है कि न्याय के कितने प्रकार है, तो न्याय के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन से हैं? एक सामाजिक न्याय होगा, एक आर्थिक न्याय होगा और एक राजनीतिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बाद आगे देखिए, एक शब्द मुख्य शब्दों में है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। क्या दिया गया है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होगी? तो स्वतंत्रता होगी 5 प्रकार की। 5 प्रकार है स्वतंत्रता। व्यक्ति है वो स्वतंत्र होगा, और कितने प्रकारों से स्वतंत्र होगा? 5 प्रकार से स्वतंत्र होगा। कितने? 5 प्रकार से। प्रथम तो होगी विचार, फिर 2 नंबर आ जाएगी अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास। तो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। व्यक्ति विचारों के मामले में स्वतंत्र होगा, एक स्वतंत्रता। दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, उसको ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। वो चाहे जिस धर्म को मान सकता है, उसे धार्मिक स्वतंत्रता भी होगी। उपासना, वो जिसको चाहे उसकी उपासना कर सकता है, ये भी उसे स्वतंत्रता होगी। और विश्वास है जो जिसमें चाहे उस विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास। क्या है? समानता, और इसे समता भी बोल सकते हैं, समता। तो कितने प्रकार है? 2 प्रकार। तो और 2 प्रकार कौन कौन सा है? वो उसके कितने प्रकार है? तो उसके 2 प्रकार है। एक तो प्रतिष्ठता की और एक है अवसर की, कि प्रत्येक व्यक्ति को तो अवसर दिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा दी जाएगी। ये उसकी समानता है। क्या है? समानता है। वो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। व्यक्ति की गरिमा। एक नंबर पे दिया गया है व्यक्ति की गरिमा, और 2 नंबर पे दिया था एकता व अखंडता, और तीसरे नंबर पे दिया गया है बंधुता। बंधुता। तो इन तीनों से क्या तात्पर्य है? कि व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, कि व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। अन्य शब्दों में ये क्या है? अन्य शब्दों में है अन्य शब्द। तो उसके अंदर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, और राष्ट्र की एकता व अखंडता का भी ध्यान रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? राष्ट्र की एकता व अखंडता का ध्यान रखा जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचे, और नहीं कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता जिससे राष्ट्र की एकता व अखंडता को नुकसान हो। ऐसा कार्य नहीं कर सकता। और बंधुता, तो भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ बंधुता का व्यवहार रखे। ये 3 अन्य शब्द दिए गए थे जो भारत की संविधान के अंदर दिए गए प्रस्तावना के अंदर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता,
इनके प्रति प्रत्येक